नमस्कार। चलिए एक ऐसे यूरोप की कल्पना करते हैं जहां राजाओं का राज था, जहां आम लोगों की कोई आवाज नहीं हुआ करती थी। और फिर एक विचार का जन्म हुआ। एक ऐसा विचार जो आग की तरह पूरे महाद्वीप में फैल गया और उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है क्रांतियों के उस दौर की, एक ऐसी कहानी जहां पुरानी सोच और नए जमाने के बीच एक जबरदस्त जंग हुई। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक शब्द, राष्ट्रवाद। देखिए, ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी भावना है। ये एहसास कि हम सब एक हैं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी जमीन, सब एक है। ये मैं से निकलकर हम बनने का एक सफर था, और यही वो ताकत थी जो बड़े बड़े सिंहासनों को हिलाने वाली थी। अच्छा, इन घटनाओं को ठीक से समझने के लिए आइए एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। हमारी कहानी 1789 से शुरू होती है, जब राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी भड़की। फिर 1815 में पुरानी ताकतें इसे कुचलने के लिए वापस आती हैं, लेकिन ये आग बुझती नहीं, और 1830 और फिर 1848 में लोग फिर से उठ खड़े होते हैं। तो ये है हमारा रोड मैप। इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले, ये क्रांतिकारी विचार आया कहाँ से, फिर देखेंगे कि पुरानी ताकतों ने कैसे जवाब दिया। उसके बाद हम 2 बहुत ही अहम क्रांतियों की कहानी में उतरेंगे, और आखिर में ये जानेंगे कि इन सब घटनाओं का हमारी आज की दुनिया पर क्या असर पड़ा। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं, एक विचार का जन्म। ये सब शुरू हुआ 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये एक ऐलान था कि देश किसी राजा की जागीर नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले नागरिकों का घर है। और देखिए, विडंबना ये है कि इस विचार को पूरे यूरोप में फैलाने में सबसे बड़ा हाथ एक तानाशाह का था, नेपोलियन बोनापार्ट। जैसे जैसे उसकी सेनाएं यूरोप को जीतती गईं, वो अनजाने में अपने साथ सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि क्रांति और राष्ट्रवाद के बीज भी ले जा रही थीं। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। राष्ट्रवाद की इस उठती हुई लहर के खिलाफ यूरोप की पुरानी राजशाही ताकतें दीवार बनकर खड़ी हो गईं। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां एक न रुकने वाली ताकत का सामना एक न हिलने वाली चीज से होता है। और इस पुरानी व्यवस्था का सबसे बड़ा चैंपियन था ये शख्स, ऑस्ट्रिया का चांसलर क्लेमेंस वॉन मेटरनिक। उसका फलसफा बहुत सीधा था। जैसा कि आप उसके शब्दों में देख सकते हैं, बदलाव एक बीमारी की तरह है और इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। मेटरनिक ने अपने इस मिशन को अंजाम दिया 1815 में वियना कांग्रेस में। ये यूरोप के सभी पुराने राजा महाराजाओं की एक बड़ी मीटिंग थी। उनका एक ही मकसद था, वक्त के पहिए को पीछे घुमा देना। उन्होंने राष्ट्रवाद के विचार को कुचलने और पुरानी राजशाहियों को फिर से स्थापित करने का फैसला किया। और फ्रांस में उन्होंने उसी बूर्बो राजवंश को वापस गद्दी पर बिठा दिया जिसे क्रांति ने उखाड़ फेंका था। लेकिन आप विचारों को कैद नहीं कर सकते। मेटरनिक ने जो दीवार खड़ी की थी, उसमें पहली दरार 1830 में फ्रांस में ही पड़ी। ये पहली बार था जब लोगों ने ये साबित किया कि वो इतिहास के पहिए को पीछे नहीं जाने देंगे। इस टकराव के केंद्र में था राजा चार्ल्स दशम। वो एक ऐसा निरंकुश शासक था जो फ्रांस को क्रांति से भी पहले वाले दौर में वापस धकेलना चाहता था। उसे बदलाव के नाम से ही नफरत थी। और फिर राजा ने वो गलती कर दी जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। 25 जुलाई 1830 को उसने 4 ऐसे आदेश जारी किए जिनसे प्रेस की आज़ादी छीन ली गई और लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी ने बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंक दी हो। और नतीजा, एक जोरदार धमाका। पेरिस की आम जनता सड़कों पर उतर आई। 3 दिनों तक चले खूनी संघर्ष के बाद राजा चार्ल्स दशम को अपनी जान बचाकर गद्दी छोड़नी पड़ी। और इसी के साथ बूर्बोन राजवंश का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये मेटरनिक के सिस्टम पर पहला बड़ा वार था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम चलते हैं 1848 की क्रांति की ओर, जो पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। देखिए, इस बार लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं थी। इस बार लोग अपनी थाली में रोटी और अपने हाथ में काम भी मांग रहे थे। ये राजनीति से सामाजिक न्याय की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। नया राजा था लुई फिलिप। वो खुद को नागरिक राजा कहता था, लेकिन असल में वो सिर्फ अमीर लोगों का राजा था। उसने आम जनता की गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। नतीजतन असंतोष की आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। और एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया। एक और शासक ने लोगों की आवाज को दबाने की वही पुरानी गलती की।
जब सुधारों की मांग के लिए एक बहुत बड़े सार्वजनिक भोज का आयोजन किया गया तो सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी। उन्हें लगा कि वो एक सभा रोक रहे हैं, पर असल में वो एक क्रांति को दावत दे रहे थे। उस एक पाबंदी का नतीजा ये हुआ कि मेटरनिख की बनाई पुरानी व्यवस्था की दीवार हमेशा के लिए ढह गई। पेरिस में फिर क्रांति हुई, लुई फिलिप को भी भागना पड़ा और फ्रांस एक बार फिर से एक गणतंत्र बन गया। और इस बार एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। पहली बार 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट देने का हक मिला। लोकतंत्र ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। तो इस पूरी उथल-पुथल का आखिरी नतीजा क्या निकला? इन क्रांतियों ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी? खैर, इन्होंने ये साबित कर दिया कि राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत है जिसे रोका नहीं जा सकता। और इसी ने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप का नक्शा बदलने की नींव रखी। तो अगर हम इस पूरे दौर की कहानी को संक्षेप में देखें तो ये 4 कदमों में सामने आती है। पहले एक विचार पैदा होता है, फिर पुरानी व्यवस्था उसे दबाने की कोशिश करती है, लेकिन लोग पहले एक राजा के खिलाफ और फिर पूरी व्यवस्था के खिलाफ ही उठ खड़े होते हैं। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि आप एक विचार को हमेशा के लिए दबा नहीं सकते, खास तौर पर तब जब वो विचार लोगों की पहचान और उनकी आज़ादी से जुड़ा हो। 1830 और 1848 की क्रांतियों ने ये साफ कर दिया कि राष्ट्रवाद की आग पुरानी राजशाही की दीवारों को पिघलाने के लिए काफ़ी थी। आखिरकार जीत भविष्य की ही हुई। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो आज भी उतना ही सच है। जब भी कोई पुरानी व्यवस्था एक नए और ताकतवर विचार से टकराती है, तो क्या टकराव होना तय है? क्या बदलाव के लिए हमेशा संघर्ष जरूरी होता है? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास के इन्हीं पन्नों में कहीं छुपा है।